किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखवा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में घणो स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, आज पूरा देश में, पूरा प्रदेश में चर्चा है तो ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत को एक घणो जोर के निर्णायक कदम साबित हुई और आतंक के खिलाफ दृढ़ता और आत्मनिर्भरता ने विश्व पटल पर स्थापित करो। और जब इनकी सफलता की कामयाबी की आप बात करा तो आप 2 महिला अधिकारी जाना आप बात करवासू पाछे को नहीं रोक सका, वे है व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, जो पूरा विश्व का, पूरा देश के सामने जब इनकी सफलता की कामयाबी की सीढ़ी ने देश के सामने रखियो तो बाकी घणो काबिले तारीफ हो। और अब बात करा आज की चौपाल की, तो आज की चौपाल में भी आप यान को ही विषय आज चर्चा खातिर ले रहा है यहाँ कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया आगे बढ़े और देश ने एक समाज ने आगे किया बढ़ावे। और आप बातचीत खातर आज अपनी चौपाल में आपनो विषय रेवलो पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण। मारो कहवा को मतलब है कि पंचायती राज का माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया आगे बढ़ियो और आगे भी की कई संभावना हो सी। और इस चर्चा खातर आज अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है प्रोफेसर डॉक्टर अनीता जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप वरिष्ठ सलाहकार है UNFPA और इनके साथ कार्यक्रम में अपने साथ है गुलजान खानम जी। आपको भी कार्यक्रम में स्वागत। आप सरपंच है, महिला सरपंच है, ग्राम पंचायत गगवाना सु, जिला अजमेर सु। तो अब आप कार्यक्रम शुरू करा और जाना कि जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, वो पंचायती राज का माध्यम से क्या संभव है और आज भी की कई स्थिति है। तो पहले आप अनीता जी से जाना कि इसका माध्यम से महिला सशक्तिकरण क्या आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है पूनम जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, आप सबको याद ही होगा 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया और 1993 24 अप्रैल से लागू हुआ देश में, वो एक क्रांतिकारी कानून बना जिसने पहली बार हमारे महिला बहनों के लिए 1/3 पद न्यूनतम पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों पर अनिवार्य कर दिए आरक्षण। तो शुरुआत तो इससे हुई, 1/3 आरक्षण पूरे देश में 73वां 74वां संविधान संशोधन की जो देन रही। 73वां संशोधन पंचायतों में और 74वां संशोधन नगरीय निकायों में। तो ये 1/3 आरक्षण मिला और अब तो
उत्तरोत्तर देश के 22 राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया है। और इसका परिणाम ये है कि हमारे देश में जो 31,87,000 जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में हैं, उनमें से 14,54,000 के करीब महिलाएं हैं, जो कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 46.5%, 46.5% है। मतलब लगभग आधी आबादी पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की है। ये पूरे दुनिया में स्थानीय सरकारों में, लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं की भागीदारी का रोल मॉडल बना है हमारा देश भारत। तो ये बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं राजनीति में कदम रखी हैं, राजनीतिक नेतृत्व कर रही हैं, पंचायतों के विकास की कमान संभाल रही हैं और अपनी पंचायतों में महिलाओं और बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं। ये उसका सुनहरी मौका है और पंचायत को भी समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं, समग्र और सतत विकास। तो शुरुआत में मैं यही बताना चाहूँगी। तो घर का विकास की कमान तो शुरू से ही महिलाओं का हाथा में ही, लेकिन जब पूरी पंचायत की, विभाग की पूरी पंचायत की जिम्मेवार का हाथ में आ जावे तो सोच सको हो कि वो विकास आगे खटे तक जासी। लेकिन वो विकास आगे खटे तक पुगे वो जाना आपा गुलजान खानम जी सो, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर पंचायत में काम कर रहा है। एक सरपंच है, महिला सरपंच और शिक्षित महिला सरपंच। तो आंसू आपा जाना कि वो जो विकास का कदम आगे बढ़ रहा है पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की तरीका से देख रहा है। जी, मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हमारे 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है और अभी भी वर्तमान में कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है और महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति है, इसके मैं मानती हूँ विपरीत है। और आज जब 2020 में मैं सरपंच पद पर निर्वाचित हुई, उसके बाद मैं गांव में पहली महिला सरपंच थी जो ग्राम पंचायत में काम करने लगी। हम सभी जानते हैं कि जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी वहाँ रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी विचारधारा है कि महिला सरपंच होने के बाद भी महिला काम नहीं करेगी, क्योंकि सरपंच पति की जो ये परंपरा है, मैं मानती हूँ कि महिला सरपंच बनने के बाद मैंने खुद ने अपना काम किया है और अपने गांव का विकास किया है। और क्योंकि मैं महिला सरपंच बनी तो मैंने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया है। तो अब इसो आगे चला और जाना का जो बात बताया पुरुष प्रधान की, कि पुरुष प्रधान समाज हो तो वो जब महिला सरपंच आगे बढ़ी तो बीच बीच में की तरीका से रोड़ो आयो या वो आगे कई तरीका से बढ़े, ए जो समस्या ए चुनौतियां हैं ए कई हैं। हाँ, तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायती राज मंत्रालय को एक रिट पिटिशन के संदर्भ में निर्देशित किया। रिट पिटिशन इस बारे में था कि 30 साल से अधिक हो गया महिला आरक्षण लागू हुए, फिर भी ये सरपंच प्रति प्रधान पति प्रथा जारी है, तो इसको कम किया जाए, इस पे अंकुश लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज मंत्रालय को निर्देशित किया कि ये आपका कार्यक्षेत्र है, आप इसको देखें। और इसलिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई जिसमें 10 सदस्य थे। उसमें मैं भी एक्सपर्ट मेंबर चुनी गई और उस समिति ने फिर पूरे देश के विभिन्न राज्यों के महिला जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रीय कार्यशालाओं के जरिए अंतःक्रिया की, बातचीत, संवाद किया और हमने जाना कि महिला जनप्रतिनिधियों को क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे ये प्रधान पति, महिला सरपंच पति प्रथा कम की जाए। और वाकई जो महिलाएं संख्या बल में तो आज आधी हो गई हैं पंचायती राज संस्थाओं में, उनको वाकई कामयाब नेता, कामयाब जन नेता बनाया जाए। तो उसके लिए हमने पंचायती राज मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दी हैं। तो बस सिफारिशा भी जाना ला आ गए कि वह सहायता समितियाँ, जो सलाहकार समितियाँ काम कर रही है, वह की तरीका से काम कर रही है, वह कई कई सिफारिशा आपकी रखी आगे काम करवा की खातर। लेकिन बीसू पहली जो आप पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं, हाँ, बी के बीच में जो महिला सरपंच बनया तो बी समय गुलजान खानम जी के सामने कई कई चुनौतियाँ आई कि बांसु लड़ बा चुनौतियों को सामना करता हुआ यहाँ वह आगे बढ़िया। जी, महिला सरपंच बनने के बाद मैं सिर्फ अपने आप को ही मैंने आगे नहीं बढ़ाया, मैंने अपने साथ पूरे अपने गांव की महिलाओं को मैं लेके चली
और आज मैं अपने कार्यकाल के 5 साल पूरा करने के बाद सफल हुई हूँ और अपने ग्रामीण क्षेत्र के महिला सशक्तिकरण जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें मैं अपने आप को सफल मानती हूँ, क्योंकि महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब वो आर्थिक रूप से निर्भर होंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर करने के लिए मैंने अपने गांव में राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह स्टार्ट किए। सबसे पहले मैं सरपंच होने के बाद भी मैंने खुद अपना एक महिला स्वयं सहायता समूह स्टार्ट किया और वर्तमान में हमारे गांव में 30 से 35 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। उसमें सरकार से सहायता राशि प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट किया और आर्थिक रूप से सक्षम हुई। उसके बाद मैंने बालिका शिक्षा की तरफ अपना ध्यान लगाया और मैं स्वयं, क्योंकि मैंने खुद ने अभी बीएड की हुई है, तो मैं खुद सरकारी विद्यालयों में जाने लगी और बालिकाओं की कक्षाएं लेने लगी। उन्हें अंग्रेजी विषय और इतिहास विषय में वहाँ पढ़ाने लगी और मेरे स्कूल जाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद विद्यालय में नामांकन में बढ़ोतरी हुई और हमारी ग्राम पंचायत गगवाना में 100% नामांकन बालिकाओं का हुआ है। मेरी ग्राम पंचायत को उजियारी ग्राम पंचायत का अवार्ड भी मिला है। और अभी जो मैंने हमारे गांव में वर्तमान में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करवाया है, जो 2 साल से वहाँ संचालित है, क्योंकि वर्तमान युग डिजिटलाइजेशन का युग है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो आगे सु आगे विकास करनी है और आपकी पंचायत में ले जाबो चाह रहा है। अब आप जाना कि जो सलाहकार समितियाँ की सिफारिशा ही वह कहीं ही वह की तरीका से काम कर रही है और वह सिफारिशा कई तरीका से आगे बढ़ावा का प्रयास कर रही है। हाँ, तो देखिए, जो हमने 14 राज्यों की महिला जनप्रतिनिधियों से रीजनल कार्यशालाओं में चर्चा की और उनकी चुनौतियों को समझा, तो जो मुख्य सिफारिशें हमने दी, और ये सिफारिशें कोई हमारी काल्पनिक नहीं थी, ये बिल्कुल धरातल नेतृत्व जो महिलाएं कर रही हैं पंचायतों में, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमने ये अनुशंसाएं दी हैं। और ये अनुशंसाएं भी उद्गार महिला जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने प्रकट की। तो पहली बात तो ये कि महिलाओं को पूर्व राजनीतिक अनुभव नहीं होता है और जब वो आरक्षण के सीट पर चुनाव जीत के सरपंच प्रधान बनती हैं, कई राज्यों में सरपंच पद को प्रधान कहते हैं, राजस्थान में सरपंच कहते हैं, कई राज्यों में प्रधान कहते हैं। तो ये सरपंच या पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में जब पहली बार आती हैं, अनुभव कोई होता नहीं और शैक्षणिक योग्यता भी बहुत आयत में महिलाओं की नहीं होती। आप तो गुलजान जी तो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित सरपंच हैं, लेकिन बहुतों को शिक्षा का अभाव भी एक चुनौती बनकर उभरता है। तो इन 2 पहलुओं के लिए जो हमने सिफारिश दी, एक तो ये कि महिलाएं 5 सालों में जो करके सीखती हैं, वो जो उनकी सक्षमता बढ़ी उसको जाया नहीं करें, बल्कि जहाँ जहाँ महिला पद आरक्षित है सरपंच या प्रधान के रूप में, उनको 2 सक्सेसिव टर्म्स दिए जाएं। और पूरे देश में अभी एकमात्र तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला आरक्षण 10 साल के लिए लागू होता है। और इसलिए हमने सिफारिश की है कि महिलाओं के लिए पहला मौका है पंचायत की कमान संभालने का, तो जो अनुभव वो हासिल करती हैं 5 साल में, जो सक्षमता की ओर बढ़ती हैं, उसको और ज़्यादा कामयाबी मिले, परवान चढ़ें, तो इसलिए उनको 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए महिला सीटों पे। दूसरी बात हमने ये कही, ये निहायत ही ज़रूरी है कि अब जब राइट टू एजुकेशन कानून हमारे देश में अप्रैल 2009 से लागू हो गया था, तो अभी भी अगर हम उसके 21 साल पूरा होने का इंतज़ार करें तो वर्ष 2030 अप्रैल में RTE 2009 से लागू हुए को 21 साल पूरे हो जाएंगे और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो हमने ये भी सिफारिश की है कि आज के युग को देखते हुए और जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो ये निहायत ज़रूरी है, ये समय आ गया है कि पंचायती राज संस्थाएं ये दिखाएं कि हमारे सब नेता, खास तौर से पंचायत अध्यक्ष, जिनको ना केवल नेतृत्व संभालना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं, हर चेक उनको साइन करना होता है, हर मिनट्स, कार्रवाई, विवरण, निर्णय सब उन्हें साइन करने होते हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई, कोई घोटाला हुआ, तो उन पर सज़ा भी होगी उनको।
तो इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आज 21वीं सदी में जब पंचायती राज मंत्रालय और देश के विभिन्न मंत्रालय डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं और सारी सूचना प्रगति डिजिटल डैशबोर्ड्स पे मांगते हैं और सब डिजिटल लिटरेसी अनिवार्य हो गई है, जेंडर डिजिटल डिवाइड खत्म करने की का समय आ गया है, तो कंप्यूटर साक्षरता भी तो आप तभी देंगे जब वो पहले साक्षर तो हों। तो हमारी कमेटी ने ये भी सिफारिश की है कि कम से कम 8वीं पास, क्योंकि आरटीई ने ये कहा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो इसको भी 21 साल पूरे हो जाएंगे 2030 में और तैयारी का समय भी है। 2030 से जो भी पंचायती राज चुनाव हो उनमें शैक्षणिक योग्यता सरपंच या अध्यक्ष पंचायत पद के लिए न्यूनतम 8वीं पास तो रखी जाए। अब ये आलोचना भी सामने आती है कि एमएलए एमपी के लिए ही कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो जी एमएलए एमपी को डायरेक्ट चेक साइन नहीं करने होते, उनके पास पूरी ब्यूरोक्रेसी सलाह देने के लिए और नेतृत्व वो करते हैं, सिफारिशें वो करते हैं, लेकिन साइनिंग पावर अथॉरिटी उनको नहीं है। पर पंचायत अध्यक्ष को सीधे साइनिंग अथॉरिटी है, वो चेक साइन करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सब कुछ है। तीसरी बात हमने ये कही कि जो उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है इसको पाटने के लिए जल्द से जल्द चुनाव पूरा होते ही, अपनी सीट जीतते ही विद इन अ मंथ, 1 महीने के भीतर उनका पहला प्रशिक्षण हो और हर 6 माह रिफ्रेशर प्रशिक्षण हो। और प्रशिक्षण के अलावा वो प्रशिक्षण भी कस्टमाइज्ड हो कि उनको क्या चुनौतियां वो महसूस कर रही हैं, जीपीडीपी कैसे बनाएं, सतत विकास लक्ष्यों को हम स्थानीय रूप से कैसे लागू करें, हम कैसे इन मुद्दों पे काम करने के लिए महिला भागीदारी बढ़ाएं, महिला सभा में, ग्राम सभा में और पंचायत के मामलों में, और ग्राम पंचायत विकास योजना जो हर साल बनाते हैं उसमें महिलाओं के मुद्दे, बालिकाओं के मुद्दे समाहित कैसे करें। तो ये सब कस्टमाइज ट्रेनिंग दी जाए इनिशियल पहले माह में और फिर 6 मंथली। और हर पंचायत समिति और जिला परिषद में एक हेल्प डेस्क, एक मेंटरिंग डेस्क बने जहाँ पे कोई भी महिला, एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे हो हर पंचायत समिति और हर जिला परिषद में। तो कोई भी महिला अध्यक्ष जो पंचायत की हैं उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो बेझिझक निडर होके उस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे परामर्श ले सकती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, और ये राजस्थान में हमने आजमाया है, मैं तो बरसों लगभग 3 दशक अपने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में जुड़ी रही पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षणों से, और 3-5 बल्कि अब तो 6 पीढ़ियों के प्रशिक्षण 73वें संशोधन के बाद देने में मेरी भूमिका रही है। तो मैंने ये भी देखा कि अगर हम अपने ब्यूरोक्रेसी को, जो कि पंचायती राज संस्थाओं में हैं, बीडीओज हैं, वीडीओज हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरी, बीडीओ ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद में सीईओ, एडिशनल सीईओ, उनको भी हमने इतना संवेदीकरण उनका जेंडर मुद्दों पे किया कि मुझे याद आता है कि मेरे बीडीओज इस प्रदेश के पंचायत की महिला प्रतिनिधियों को ये कहते थे जब वो ट्रेनिंग में आती थी कि प्रशिक्षण आपका पीहर है, आपका मायका है, यहाँ कोई पर्दा नहीं करेंगी आप, पीहर में कोई बेटियां पर्दा नहीं करती हैं और आप बेझिझक होकर जो सवाल आपको पूछना है वो आप पूछें। तो ये स्थितियां जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ऐसे भी मैंने शुरुआती प्रशिक्षण देखे थे पहले 95 से 2000, जब महिला प्रतिनिधि कहती थी कि हमको तो बीडीओ साहब ही कह देते हैं तुम्हें कोई आने की ज़रूरत नहीं है पंचायतों में, हम तुम्हारे पति से बात कर लेंगे, काम चला लेंगे, आप तो घर ही रह जो, कोई साइन कराना होगा तो हम कागज़ घर भेज देंगे। तो वीडियो ऐसे रुक के थे। उनका सोच हमने बदला और उनको कहा कि आप रोज संबल देंगे, दैनिक कामकाज पंचायती राज के कामों में मार्गदर्शन देंगे, सही सलाह देंगे, सही संबल देंगे, तो महिलाएं हौसला खुलेगा उनका, सक्षम बनेंगी। और आप उनको घर बिठा देंगे और उनके पति से ही इंटरेक्ट करते रहेंगे तो ये तो आपका सीधा जोड़ उनके पति से, आप सबल कर रहे हैं उनके पति को, पुरुष प्रधान समाज को, महिलाओं को नहीं सक्षम बना रहे। तो हमारे सिखाने से सोच बदला और बीडीओ, सीईओ, एसीओ और वीडीओ, पंचायत सेक्रेटरी, हमने देखा कि अब महिलाओं को संबल राजस्थान जैसे पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक प्रदेश में भी देने लगे हैं और महिलाएं शिक्षित भी होने लगी हैं। बालिका शिक्षा भी आपने कहा 100% नामांकन आपके स्कूलों में हुआ है। तो ये सब अच्छी बातें हैं। और भी हमने सिफारिश की है क्योंकि हमें महिला जनप्रतिनिधियों ने बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि हम पंचायत के गांवों में कैसे भ्रमण करें,
हम ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होती है कैसे जाएं, हम मोबिलिटी, हमारा आवागमन सुविधा के लिए हम अपने पति या पुरुष रिश्तेदार पे आश्रित रहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से कभी कोई ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं मिली। तो हमने ये भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारें ये अपने कानून और नीतियों में लाएं ये व्यवस्था कि महिलाएं क्यों नहीं ड्राइविंग सीख सकती हैं। जब आप उदाहरण दे रही हो व्योमिका जी का और हमारे सोफिया जी का, तो जो हमारे सेना के विमान उड़ा रही हैं, तो वो स्कूटर, तो आपने इतनी योजनाएं राज्य सरकारों ने, बालिका को स्कूटी योजना चला रखी है कि नहीं, कि स्कूल में रिटेंशन हो और बालिका स्कूल ना छोड़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े तो वो हायर एजुकेशन भी पूरी करे और स्कूटी दे रहे हैं। तो हमने सिफारिश पुरजोर की है कि महिला जनप्रतिनिधि, खास तौर से अगर वो अपने पंचायत या ब्लॉक की अध्यक्ष है, अध्यक्ष बनते ही उसको स्कूटी दिया जाए, उसको मासिक पेट्रोल अलाउंस दिया जाए और उसको हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस भी दिया जाए, ताकि वो घर के कामों से फुर्सत निकाल के पूरी तरह पंचायत के कामों को देखे। क्योंकि ये सब चुनौतियां हमें महिलाओं ने बताई, साथ में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी उसको दी जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार की हिंसा के डर से पीछे ना हटे। और महिलाएं झेलती हैं सब तरह की हिंसा, प्रेशर, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और मुझे याद आता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की राजनीति पहले दौर में इतनी ज़्यादा हावी थी कि हमारी महिलाएं, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए कार्यशाला की, तो महिला जनप्रतिनिधियों ने एक को एक, सबने, चाहे वो सरपंच रही, प्रधान रही, सबने बताया कि हमारे खिलाफ 2 साल पूरा होते ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कुछ भी झूठे सच्चे आरोप लगा के। और फिर वो ये भी तरकीब सीख गई कि अविश्वास प्रस्ताव को कैसे निष्फल करना है, कैसे गिराना है। तो वो कहती मेरे खिलाफ, हाँ आ गया अविश्वास प्रस्ताव, नपाचे मैंने गिरा दियो। तो कैसे गिरा दियो कि सबको लेके मैंने सबको, महिलाओं को घर घर जाके संपर्क किया। आदि तो हमारी महिला वार्ड मतलब पंच हैं। काफ़ी भविष्य का आयाम न देखता हुआ ये जो सलाहकार समितियां हैं, आपकी सिफारिशा तय करी है कि खटे तक आपन आगे जानो है, भविष्य का आयाम न देखता हुआ भी सगली सिफारिशा ने तय कराया है। लेकिन जो आप बात करा कि जो सिफारिशा तो तय होगी, लेकिन ये जमीनी स्तर तक कत्तीक पूक पाई है, वो तो आप जदी जान से कहा जब बटे खुद सरपंच हूँ, आप जाना कि बटे ये जो सिफारिशा है वास्तव में एक कतरीक सही है। तो आप गुलजान जी से मैं जानना चाहूँगा कि की तरीका से सही है। जैसे कि मैम ने हमें बताया, महिला सशक्तिकरण में जो सबसे बड़ी समस्या बताई महिला जनप्रतिनिधियों की, वो है पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा। क्योंकि हम राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान की ये घूंघट प्रथा ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा ये प्रथा है। लेकिन मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत को घूंघट फ्री ग्राम पंचायत वहाँ घोषित करवाया। मैं खुद और अपने साथ जो भी हमारे वार्ड मेंबर हैं, वहाँ मैंने ये पहल की है कि वो घूंघट प्रथा ना करे जब वो ग्राम पंचायत में हो। और उसी के साथ मैं खुद नरेगा साइट पे जाती हूँ और वहाँ महिलाओं को घूंघट ना करने के लिए उन्हें समझाती हूँ। एक ये शुरुआत हमने ग्राम पंचायत लेवल पे की। और जब मैम ने बात की है कि ये जो सरपंच पति, तो मैं ये सरकार से सिफारिश करना चाहूँगी कि जो हमारे संविधान है उसमें कोई सरपंच की एक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तो एक 8वीं या 10वीं पढ़ी लिखी महिलाओं से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आज मैं एक शिक्षित महिला सरपंच हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे गांव की महिलाएं सशक्त हों। तो मैं खुद मैम से सिफारिश करना चाहूँगी कि हमारे सरकार में ऐसा हो कि एक महिला सरपंच की एक एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित की जाए, ताकि हमारे गांव का विकास अच्छे ढंग से हो पाए। और एक खातर बालिका शिक्षा का रूप में आप कहीं प्रयास कर रहा हो आपकी पंचायत में? जी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने खुद ने सरकारी विद्यालयों में जाके मैं कक्षाएं लेती हूं और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं महिला सशक्तिकरण ग्रुप करके। उसमें स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है, यहाँ वहाँ जो बालिकाएं हैं, जैसे बाल विवाह कुप्रथा गांव में ज़्यादा प्रचलन है, तो उस बाल विवाह के खिलाफ मैं समझाती हूँ कि ये गलत है। बच्चियों को पढ़ाई हम कंटिन्यू करवाएं, उन्हें बीच में कोई, जैसे कई माता पिता हैं जो बच्चियों को बीच में ही पढ़ाई किसी भी कारणवश छुड़वा देते हैं। तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, स्कूल जाकर बच्चियों की काउंसलिंग करती हूँ। और एक टीम है जो कई एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो उनके परिवार में जाके, स्कूल में जाके समझाते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई न छुड़वाएं और उन्हें पढ़ाई कंटिन्यू करो। और आगे जब शिक्षा से आगे बढ़ा तो रोजगार की खातिर कहीं प्रयास है? जी हाँ, रोजगार के लिए भी मैंने
एक तो मैं सरकारी विद्यालयों में जाके बच्चियों की करियर काउंसलिंग करवाती हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बच्चियों को इतनी नॉलेज नहीं है कि 10th पास करने के बाद उन्हें क्या विषय चुनने हैं, क्या करियर में हमारे लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं खुद करियर काउंसलिंग करती हूँ बच्चियों की, ताकि उन्हें पता हो कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। कई रोजगार मेले का भी आयोजन करते हैं। और एक ही साथ आप जाना कि जो आप विकास का आयाम की बात कर रहे हैं, एक सतत विकास का कुछ लक्ष्यों को भी स्थानीयकरण करो गयो है, तो बांका बारे में भी मैं जानबो चाहला कि बांको कई तरीका से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 लक्ष्य उद्घोषित किए थे 2015 में, और 2030 तक उन्हें प्राप्त करने की समय सीमा है। दुनिया के सभी देशों ने इनको समर्थन दे रखा है। हमारे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पे लागू करने के लिए पंचायत एक्शन प्लान्स में उनको समावेश करने के लिए उन 17 लक्ष्यों को 9 थीम जो कि पंचायतों के लिए प्रासंगिक हैं उनमें पिरोया है। उनमें गरीबी दूर करना और हरित और स्वच्छ गांव बनाना और पर्याप्त संसाधन गांव बनाना, बाल हितैषी गांव बनाना, स्वस्थ गांव बनाना, ऐसी थीम्स हैं। लेकिन मैं समय का अभाव के कारण जो तो महिलाएं हैं, महिला वाली जो थीम है, थीम नंबर 9, उसमें महिला और बालिका हितैषी पंचायत बनाने के बारे में है। और ये देखने में आया कि ज़्यादातर देश की पंचायतें संकल्प ले रही हैं ग्राम सभा में, या तो स्वच्छ हरित गांव बनने के लिए, क्योंकि SBM स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के फंड्स मिल जाते हैं, या फिर स्वस्थ गांव बनने के लिए कि नेशनल हेल्थ मिशन के फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन बहुत कम पंचायतें, 2% से भी कम चुन रही थी महिला और बालिका हितैषी पंचायत बनने का संकल्प। तो मैं याद दिलाना चाहूँगी सभी पंचायतों को, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और पंचायती राज संस्थाओं की आधी नेतृत्वकर्ता भी महिलाएं हैं। समय आ गया है कि हर पंचायत नवी थीम 9 को ज़रूर चुने, और इस साल से पंचायती राज मंत्रालय ने ये तो अनिवार्य ही कर दिया है कि हर ज़िले में कम से कम एक पंचायत इस साल में 2024-25 में ही सशक्त महिला और बालिका हितैषी पंचायत बनेगी। तो 770 तो इस प्रकार बन जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की UNFPA जो संस्था है, वो अपने प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान के 4 जिलों में 15-15 महिला हितैषी पंचायत बना रही हैं। तो वो 60 और जुड़ जाएंगी तो 800 के ऊपर हो जाएंगी। लेकिन ये नाकाफ़ी है, 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं। तो हमें सबको संकल्प लेना होगा कि अन्य थीम, 8 थीम जो पूरी, चाहे गरीबी दूर करनी है, चाहे स्वच्छ हरित गाँव बनाना है, चाहे जल पर्याप्त गाँव बनाना है, चाहे पर्याप्त संसाधन गाँव, जो भी थीम आप चुनें उसमें जेंडर लेंस से देखें कि महिलाओं और बालिकाओं की ज़रूरतों को भी कैसे जोड़ना। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो भाई हम क्रैश सुविधा क्यों नहीं शुरू कर सकते पंचायत भवन में ही या आंगनवाड़ी भवन में, या हम बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर क्यों नहीं शुरू कर सकते, ताकि महिलाओं को इन कामों से फुर्सत मिले तो वो पंचायत में अधिक ध्यान दें, विकास योजनाओं में अधिक ध्यान दें। इसी प्रकार हम देखें कि पानी महिलाएं भरती हैं सारा पानी घर के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए, तो उन्हें कहाँ चाहिए पानी, कैसे संरक्षण पानी का करें। या हरित गांव, स्वच्छ गांव, महिलाओं की भागीदारी किसी भी थीम में जब तक हम नहीं जुटाएंगे, हम पूरी तरह सतत विकास लक्ष्य स्थानीय रूप से तो लगातार प्रयास आपा कर रही हैं। हाँ, और अगर आपा प्रयास कराला, गुलजान खानम जी भी आपका प्रयासा का माध्यम से आगे विकास का कदम बढ़ा रहा है। आपकी पंचायत में लगातार वे बाल हितैषी पंचायत बनावा की खातर भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है। चौपाल माए आज की चर्चा अतरी ही आप दोनों को करूँ घणो धन्यवाद, आप पधार्या। मां दर्शकों ने आपकी जानकारी घनी पसंद आई हो सी, लेकिन अबार हो गयो है टेम, फिर मिल से एक नई जानकारी एक नया विषय के साथ। अबार देव इजाजत, तो राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में
5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।